ग्रुप डी और बिहार पुलिस का एग्जाम नजदीक है, वो दोनों एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैं और 9th और 10th का क्लास स्टार्ट किया हूँ। साथ साथ 11 12 का मैं मेन फैक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब क्या है ना, नजदीक एग्जाम है, मैं 8 क्लास का थोड़ा सा बचा हुआ है, 6 7 8 खत्म हो चुका है। जिनको देखना है वो देख सकते हैं, जिनका एग्जाम नजदीक है वो 9 10 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन बेसिक वहां से भी सवाल आएंगे, इसलिए आप छोटे छोटे वीडियो है, एक एक 5 घंटे 4 घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक बार देख लें, उसके बाद समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। और एक चीज़ सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अभी हैं आप लोग, वीडियो अच्छा लगे तो जो जूनियर स्टूडेंट है, अभी जो मेरा मकसद है कि जो अभी नए नए स्टार्ट किए हैं तैयारी, तो उनका पैसा और मेहनत दोनों बचे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको शेयर जरूर करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक अलग अच्छा बनेगा कि हाँ भैया बताए थे आप वो कोई तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। राइट, क्या है ना कि पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ। ठीक है, पदार्थ में क्या देखते हैं हम, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे अब। ठीक है, उसके साथ ही आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या हम इसका एमसीक्यू सीरीज भी चालू कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखिए किसी भी टीचर के पास एनसीईआरटी का बुक है तो है, इनका पढ़ा हुआ इस तरह कंटेंट लाइन नहीं होगा, क्योंकि 2213 उसके बाद से एनसीईआरटी का ट्रेंड शुरू हुआ है। उसके पहले जो था ना, जो रेलवे में भी वो घटनाचक्र लुसेंट ये सबसे हो जाता था, लेकिन उसके बाद अचानक चेंज हो गया। लेकिन मैंने एक अच्छा कार्य किया था कि शुरू से ही एनसीईआरटी को लेके चला, जिससे मेरा आज मेरे पास ये अनुभव नॉलेज आ पाया। ठीक है, देखते होंगे, नहीं तो कोई भी टीचर ज्यादातर एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव कराते होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा बाजार में फैला हुआ है। लेकिन फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपका वो लिंक नहीं जुड़ पाएगा जो डायरेक्ट सब्जेक्टिव से जुड़ता है। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ से। पदार्थ में देखते होंगे डायरेक्टली, यहाँ पे इस पॉइंट को पहले देखिए। ठीक है, यह दर्शाता है, देखिए, पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाविष्ट होते हैं। ठीक, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब यही रिक्त स्थान से ही पदार्थ की अवस्था के बारे में क्लियर होता है। जैसे देखिए हमारा चाय पानी कॉफी ये सब द्रव्य है ना, ये सब अवस्था में बोलते हैं ज्यादा रिक्त स्थान होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस इतना जानिए कि पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है पर्याप्त। अब देखिए पदार्थ के कण, अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, पदार्थ का निरंतर गतिशील होते हैं। अब पदार्थ के बारे में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, अब हम बता रहे हैं। देखिए वीडियो इसलिए देखना जरूरी है, क्वेश्चन आएगा कहाँ से बताते हैं। पहला ये जो देख रहे हैं पदार्थ की, बोलेंगे पदार्थ की इनमें से कौन विशेषता नहीं है, तो पहला ऑप्शन देंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला ऑप्शन देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गतिशील होने के बाद पूरा दिया हुआ है। देखिए उसके बाद इस पार्ट में यहाँ पे देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दूसरा ऑप्शन देंगे आपको। तीसरा ऑप्शन मिलेंगे, देखिए यहाँ तो उसके बारे में डिटेल्स अवस्था में दिए हुए। उसके बाद आगे जब पढ़िएगा इसी तरह, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा कि यह गैसीय अवस्था में भी होते हैं। तो इस तरह को ध्यान में देख के रखते हुए आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो कौन ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो कि थोड़ा सा टफ होने हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये दोनों ध्यान में रखना है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब कैसे होते हैं देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए यहीं से एक पूछा गया था वो वाला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाला, कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, 5वीं अवस्था है, बहुत ही कम तापमान पर यह गति करता है। तो आप वहां पे क्या दिया था 2213 का मेंस में क्वेश्चन दरोगा वाले में, कि बहुत ही कम गति ऊर्जा पर। याद रखिए हमेशा तापमान और गति ऊर्जा दोनों को रिलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तापमान बढ़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो गति ऊर्जा घटेगा। देखिए यही भी कह रहा है, तापमान बढ़ने से कणों की गति जो तेज हो जाती है। आप देखिए अब वहां पे ऑप्शन आपको 5वां ऑप्शन ले जाएंगे तो वहां देखिएगा बहुत ही कम तापमान पर। याद रखिएगा साइंस में ये चीज याद, तापमान और गति को तो याद रखिएगा। तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। याद रख, ध्यान में रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को बनाते जाना है जो आपको सही लगे, और बाकी जो मुझे सही लगेगा जो वो मैं आपको एकदम पॉइंट कर दूंगा कि लिखिए। पदार्थ के कण अपने आप में ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। देखिए पदार्थ के आपको स्टेटमेंट देंगे तो याद रखिएगा 4 स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ से पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तापमान बढ़ने से गति ऊर्जा बढ़ती है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और दे सकते हैं कि पदार्थ के कण अपने एक दूसरे में अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों में रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है। हम पहले बता चुके हैं इस चीज को, आप लोग ध्यान से देखिए कि हम बताए थे कि पदार्थ के कण में गति रिक्त स्थान होते हैं। अब देखिए उसमें रिक्त स्थान अलग अलग होता है। ठोस में होता है रिक्त स्थान कम होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है रिक्त स्थान। ठीक है, याद रखिए। ठीक, क्योंकि ठोस स्थान में रिक्त स्थान इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो एकदम घना हुआ रहता है। इसमें रिक्त स्थान उससे कम, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है। तो समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए रिक्त स्थानों में समावेश के कारण दो विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः मिलते हैं, इसे ही विसरण कहते हैं। इस पॉइंट को आप नोट बनाइएगा, नोट्स करिएगा। विसरण क्या होते हैं,
देंगे ऑप्शन में, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कण स्वतः मिलते हैं, ऐसे यहाँ से देंगे, पहले देते थे ऐसे, अब देंगे यहीं से कि दो अंतर मिश्रित हो जाते हैं, ऐसे कणों को रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो भिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं। ये देखिए, मान ले कोई पदार्थ है, पदार्थ के कण में रिक्त स्थान है, ये ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है। अगर यहाँ पे हम बहुत बहुत कम रिक्त स्थान कर देंगे तो ये ठोस है, यानी अगर ज्यादा रिक्त स्थान है तो ये गैस है। समझ रहे हैं ना? तो यही क्या है, यही विसरण होता है। देखिए, दो अलग अलग पदार्थों के कण स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। मान लेते हैं एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये, दोनों मिले, दोनों क्यों क्यों मिले, क्योंकि रिक्त स्थान इसमें पाया जाता है, इसीलिए। देखिए, दो अलग अलग पदार्थ, इसको ए बना देते हैं, इसको ऐसे बनाइएगा, याद करने का टेक्टिस है ये। इसको ए लिखिएगा, इसको बी लिखिएगा। अगर आपको ऐसे देंगे दो अलग अलग पदार्थ, लंबा पड़ेगा। लिखिए, एक ये ए है, ये बी है, दोनों में रिक्त स्थान है, दोनों जब मिला तो इसी को विसरण कहते हैं। देखिए, ऐसे पॉइंट बना के हम लोग याद करते हैं। देखिए, गर्म करने पर विसरण, एक और पॉइंट लिखना है भाई, याद रखना है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से एक विसरण लिख के, यहाँ ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, जैसे ही गर्म करते हैं ना तो विसरण की दर तेज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे गर्म करते हैं उसका बीच के जो है ना जो ये क्या बोलते हैं जिसको, सॉरी, इसको उसके बीच जो ये रहता है, गैप रहता है, जिसको हम लोग बोल रहे थे रिक्त स्थान, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत ही कम, यानी बढ़ जाते हैं रिक्त स्थान। इसी वजह से इसका गर्म करने पर विसरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं। पहला अवस्था है ठोस अवस्था है। ठीक है, जिनको पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए इनमें से ही, इसी ठोस अवस्था में से क्वेश्चन निकाल कर देगा, आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में। याद रखिए, यहाँ पे जैसे है, हम देख सकते हैं निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपृक्तता होती है। अब देखिए, आपको पता है, सिर्फ ठोस के बारे में इतना जानते हैं कि ठोस होता है। ठोस में पहली तो रिक्त स्थान कम होता है। देखिए, चलिए, पहली बात तो ठोस में रिक्त स्थान कम होता है। ठीक है, रिक्त स्थान कम होने की वजह से अभी क्या होता है, इसमें आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार दिखेगा, ये एकदम निश्चित होता है द्रव की तरह। आयतन यानी नगण्य, आयतन क्या होता है, देखिए यहाँ सीमाएं, स्पर्श सीमाएं स्थिर तथा आयतन यानी नगण्य संप्रियता होती है, यानी कि ये संप्रियता इसमें नहीं होती। संप्रियता का मतलब याद करिए, हम बताए थे पिछली कक्षाओं में, गैस को आप देखते हैं एलपीजी सिलेंडरों में जो भरते हैं, बहुत ज्यादा आयतन वाले को आखिर इतने बड़ा छोटा सा भर देते हैं। कैसे? क्योंकि संप्रियता इसमें अधिक होता है, ये कॉम्प्रेस हो सकता है, यानी कि ज्यादा को कम बना सकते, लेकिन ठोस को आप, इतने बड़े ठोस को आप इतने से नहीं रख सकते हैं। इसी को संप्रियता कहते हैं, यानी कि किसी भी आकार में ढाल के उसको कम मात्रा में घुसा दे। समझ रहे हैं? अब एक चीज समझ आ गया, ठोस का अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगा तो संप्रियता ठोस की ज्यादा होती है, कम होती, क्या होती है, याद रखिए इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, आयतन इसका नगण्य, देखिए नगण्य संप्रियता, स्थिर आयतन, ये चीज इसको लिखिए, हम छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ लिखिएगा। ठोस, संप्रियता, नगण्य नहीं, यानी संप्रियता नहीं कर सकते हैं इसको, संपीड़ियता। ठीक है, उसके बाद इसमें आयतन लिखिएगा, आयतन अस्थिर, बस इसे शॉर्ट नोट बनाना है। और उसके बाद क्या लिखिएगा, रिक्त स्थान इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, गैस में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसे आकार नहीं बदलता है, ये डीड होते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्पंज क्या है। अब ये आप देखते हैं ना, स्पंज के बारे में बायोलॉजी में देख लेके आज इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। स्पंज यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संप्रियता संभव है। हम क्या बताए थे पीछे पहले कि ठोस का संप्रियता नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना आयतन जो है ना स्थिर रखता है। लेकिन आप देखते होंगे स्पंज में क्या है, ये थोड़ा सा अपवाद है, जान लिया, अपवाद के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। क्या स्पंज का संप्रियता अधिक है, कम है? या देखिए, हम लोग ठोस पढ़े होते हैं तो मार देंगे, लेकिन स्पंज देखिए ठोस है। पहला स्टेटमेंट देखिए, जो हम जैसे पढ़े हैं तो लिखा स्पंज एक ठोस है, क्या इसमें संप्रेषणता संभव है? तो हम पहले बताएं कि आगे पढ़े इसमें ठोस होता है और संप्रेषणता नहीं होता है, लेकिन ये अपवाद है। स्पंज ठोस है लेकिन यह संप्रेषणता संभव है। देखिए, यही होता है एनसीईआरटी, जो चीज आप पढ़े हैं वहां पे आपको दिक्कत होता है। लैंग्वेज, रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने आकार में आ जाता है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं,
जिसमें वायु का समावेश होता है। स्पंज के बारे में बताए थे हम पीछे। स्पंज बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकालती है जिसका संपीड़न संभव होता है। ठीक, समझ में आ गया ना, ये ठोस हल्के संपीड़न क्यों है, तो इसे जिससे हवा निकल जाता है फिर अंदर चला आता है। अब देखिए द्रव के बारे में आते हैं। द्रव यहाँ है, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। कभी कभी आपको ठोस द्रव गैस तीनों का मिला के एक बड़ा सा स्टेटमेंट बनाएंगे, तो याद रखिएगा जो हम पहले बताए थे ठोस क्या बताए थे, उसका आयतन स्थिर रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हम बता दे, पीछे लेके जा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है ठोस का, समझिए। आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इस तरह का 3 और 4 स्टूडेंट बना के आए तो आप लोग मार के आए। ग्रुप डी में खास करके तैयार रहे इस तरह से सवाल के लिए। निश्चित आकार स्पष्ट सीमा, यानी ठोस का आकार निश्चित है। देखिए ठोस का आकार निश्चित, आयतन स्थिर और संप्रेता नगण्य। अब द्रव में आते हैं। द्रव में क्या है, आकार आकार नहीं, द्रव का कोई आकार नहीं होता, याद रखिए। हम ठोस में आकार निश्चित है, बस अगर ये पत्थर है तो ऐसे बनल है, लेकिन द्रव को इधर है आकार है, और डब्बों में जाएगा डब्बा का आकार ले लेगा, और इसमें जाएगा नली में तो नली का आकार ले लेगा। तो याद रखिए यही द्रव का आकार नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आयतन नहीं बदलता, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा उसी आकार का ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है, इसका आकार बदलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ठोस और द्रव का मिश्रण। हम मिश्रण के बारे में बताए थे पहले कि 2 अलग अलग पदार्थ जब मिलते हैं उसको मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए गैसें विचलित होकर ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। इस दोनों का मिश्रण जो है द्रवों में संभव है, ठीक। द्रव मतलब कोई भी पदार्थ में संभव है। वातावरण की गैस विचलित होकर जल में घुल जाती है, यानी वातावरण जो गैस पाया जाता है इस तरह ये जल में घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट से यहाँ से सवाल आएंगे, आप एक लिखिएगा ठोस और द्रव, ऐसे लिखिएगा ठोस प्लस द्रव विसरण द्रव में, ठीक, ऐसे मार दीजिएगा, सही मार दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा दूसरा ऑप्शन है। इससे क्या होगा ना, आपके स्टेटमेंट वाले सवाल ना आपको, क्योंकि आप नोट्स बनाइएगा स्टेटमेंट की तरह, सवाल वो आपको क्लियर होते चला जाएगा। गैसें विषित होकर जल में घुल जाती है, ठीक है। आगे फिर लिखिएगा ऑक्सीजन एवं गैसें विशिष्ट ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। अब देखिए पौधे के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय जंतु के लिए कौन चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जल में घुलित होता है। यही क्वेश्चन 2213 में पूछा हुआ था कि सवाल आ जाने से क्या होता है, दर जल में क्या हो जाता है ना, घुलित ऑक्सीजन की कमी होती है। आप 2213 का मेंस खोल के देखिए, आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, यानी द्रव देखिए ये द्रव अलग है, ठीक है, ये द्रव अलग है। कोई भी द्रव में जो पदार्थ होता है ठोस द्रव गैस तीनों का मिश्रण संभव है, ठीक। द्रव में मान के चलते हैं, इसको मान के चलते हैं कोई द्रव पदार्थ है, ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों का मिश्रण संभव है। आपको स्टेटमेंट बना के इससे क्वेश्चन आए, क्योंकि इसमें कोई सवाल छुपे नहीं रहते हैं, लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखना है द्रव में ठोस द्रव गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है। क्या लिखिएगा, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है, और फिर द्रवों की अपेक्षा गैसों की विसरण दर अधिक होते हैं। हम क्या बोलते हैं, जिसका रिक्त स्थान कम होता है उसमें विसरण कम होता है, जिसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है नहीं। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह, देखिए गैस में खाली जगह ज्यादा है, द्रव में ज्यादा है, ठोस में बिल्कुल ही नगण्य है, पहले बताए थे। तो यही है कि ठोस में यहाँ पे देगा, ठोस में द्रव की अपेक्षा, द्रव में ठोस की अपेक्षा विसरण अधिक होती है, और द्रव में गैस में जो होता है ना और अधिक होती है विसरण। तो गण देखिए अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठीक है। देखिए अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए पढ़िए फिर से, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक है। क्यों अधिक है, कारण देगा आपको, कथन कार्य में देखिए यहाँ पे देंगे ठोस द्रवों में विसरण की दर अधिक है, कारण देगा क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्लियर, ठोस की अपेक्षा ज्यादा। और देखिए ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट पहले बताए थे, रिक्त स्थान जिसमें ज्यादा होता है उसका विसरण अधिक होता है। आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक।
समझ रहे हैं ना? अभिसरण रिक्त स्थान का मतलब ठोस में रिक्त स्थान नगण्य, गैस में थोड़ा सा ज्यादा होता है अभिसरण उस रिक्त स्थान, आगे गैसों में उससे भी ज्यादा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था को आप जानते हैं आगे। ये लिखता है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। आप याद रखिए, जब इस तरह के आएंगे क्वेश्चन तो आपको एकदम समझ गए हैं, आपको रिक्त स्थान समझा दिए हैं। नहीं समझे तो एक बार और अच्छे से सुन लीजिए कि जिसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है उसमें ज्यादा विसरण होता है। ठीक है, काफी अधिक होती है। अब देखिए खाना बनाने के उपयोग में ये तो जाना नहीं है, ये जानना है। अब देखते हैं द्रवित पेट्रोलियम। द्रवित पेट्रोलियम को ही एलपीजी कहते हैं। याद रखिए, ऑप्शन में देंगे आपको सीएनजी, एलपीजी, जो दो तीन गैस देते हैं, ब्यूटेन जो भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए द्रवित पेट्रोलियम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसी को द्रवित बोलते हैं। ठीक है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। हम पहले बताए थे संपीड़िता का मतलब, अब आपको हमको लगता है क्लियर होते जा रहा होगा संपीड़िता का मतलब क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगा इसको। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। समझते जाइए क्योंकि सब बता दिए हैं। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। हम पहले बताए थे कि बहुत ज्यादा आयतन रहने के बावजूद एक छोटे से डब्बे में इसको बंद किया जा सकता है। हम आपको बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर जो आपको विद्युत ऊर्जा को मिटाने में बुताने में काम आता है, यानी जो जो आग लगता है उसको कम करने में या बंद करने में काम आता है, वहां भी बताए थे। तो याद रखिए, ये चीज समझ जाइए। हम बता दिए संपीड़ितता का मतलब आपको नहीं बताना पड़ेगा। अब आगे देखें, ये अनियमित गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, अनियमित होती है कण और अधिक तीव्र तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। अब मान लेते हैं ये गैस है, तो इसमें पहले तो रिक्त स्थान ज्यादा है, इसमें गति ये अनियमित होता है। तो ये क्या होता है, इधर 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 टकराने लगता है। टकराने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे अर्धचालक वाले में कि कैसे वहां पे उसका चाप बढ़ाने पर चालक की चालकता जो है ना, चालक की चालकता कम होती है। हाँ, थोड़ा सा जान लीजिए चालकता क्या होता है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसमें जो ना कण होते हैं ना, तो कण होने के बाद चालक में ये कण आपस में टकराने लगते हैं, जिससे एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे इसका चालकता कम हो जाती है। लेकिन अर्धचालक में उल्टा होता है, हम पढ़ाएंगे इसके बारे में आगे। देखिए, अनियमित गति के कारण ये कण आपस में टकराते हैं और बर्तन की दीवार गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लोग बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लीजिए ठोस है कोई, ये पूरा ठोस है, जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो क्या होगा, इसके कण जितने हैं ना, एक तो पहले कण इसमें बहुत ये रहता है। ठीक है, तो कण इससे सटा हुआ रहता है। तो जैसे ही इसमें कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है, इसका कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। कंपन करने के बाद क्या होता है, उष्मा द्वारा प्रदित किए गए ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर जाती है, अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है, ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अब बताते हैं, मान ली इसमें एक बर्फ का टुकड़ा देते हैं, जैसे इसमें आप टेम्परेचर डालिएगा, इसके कणों की गतिज ऊर्जा जो है ना, ये गर्म होने के बाद ये बढ़ने लगती है। जैसे बढ़ती है, एक समय ऐसा होता है कि अपनी ऊर्जा को, यही बोलता है, अपनी ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को। अब देखिए, एग्जाम एक बार आप बना था, बहुत बताया गया था कि बर्फ के जो ठोस होते हैं इसमें कणों का आकर्षण बल ज्यादा होता है, कम होता है। याद रखिए, इसमें सटा हुआ जो भी रहता है ना, इसका मतलब ये आकर्षण बल ज्यादा है। जैसे टेम्परेचर देंगे, कण टकराया, कण टकराने के बाद आकर्षण बल को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अब क्या होता है, देखिए यह गति करने लगता है। गति करने के साथ साथ और टकराते टकराते यह पिघलाने लगता है, पिघलने के साथ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब सवाल क्या आएंगे, लिख लीजिए इसको। न्यूनतम तापमान, यहाँ पे क्या देंगे, देखिए देखिए कैसे फंसाएगा आपको एग्जाम में। देंगे अधिकतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। स्टेटमेंट वाले सवाल में से कौन सही है, तो याद रखिएगा न्यूनतम तापमान क्या होगा, वह न्यूनतम, अधिकतम नहीं न्यूनतम, वह न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। याद, इसको नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। गलनांक, गलनांक लिखिएगा ऐसे करके, गलनांक लिख के इसको लिखिएगा क्या, इसको क्या लिखिएगा,
ऐसे ऐसे भी घटा भी सकते हैं, इसको न्यूनतम लिखिएगा, न्यूनतम तापमान पिघल कर ठोस से द्रव, ठीक है। जब वह न्यूनतम, अधिकतम नहीं न्यूनतम, इसको याद रखिएगा। कभी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, समझ रहे हैं। अब देखिए ठोस का गलनांक का मतलब बर्फ पिघल गया, यानी उसका गलनांक हो गया। गलनांक बता दिया कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। अब यह कहता है ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। देखिए ये जो उसका गलनांक होता है, इसमें आकर्षण बल का सामर्थ्य को कौन दर्शाता है, यही आपका गलनांक, यानी कितना तेजी से गलता है कोई सामान, उसके आकर्षण बल को, अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो गलनांक धीरे धीरे होगा। समझ में आ रहा है ना। इसको भी आप ये रंगीन डब्बा को तो बिल्कुल लिखना है। बर्फ का गलनांक दी 273.15 केल्विन है। अब आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो अब क्या केल्विन का मतलब, हम तो सेंटीग्रेड पढ़े थे। अब आगे पहले इस बक्से को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सुने देखेंगे। तापमान का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन होता है, लिखते जाइए शॉर्टकट, तापमान का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिख रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 केल्विन, ठीक। अब हम इसको भी लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन मान लेते हैं। इस 15 डिग्री को खत्म करके अप्रोक्स में चलते हैं हम लोग। तो अब अगर एग्जाम में आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 केल्विन, तो यही मारना है, लेकिन कहीं कहीं 273 मिलेगा तो वही मार लेना केल्विन में। अब आगे देखते हैं तापमान का मान केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए। अब हम केल्विन में मान है 273 केल्विन है, अब इसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, तो आगे देखते हैं हम लोग। तापमान में 273 घटाना चाहिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान में 273 जोड़नी चाहिए। अब ये आप तो देख लिए, अब क्या हुआ पता नहीं, आपको शॉर्ट में समझाते हैं। हम क्या याद किए हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। अगर आपको दिया गया है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, आप मैथ पढ़े हैं ना, एक्स बराबर वाई, कभी कभी y का मान निकालने के लिए y बराबर x रख देते हैं, कभी x बराबर y रख देते हैं, यानी कि दोनों तो बराबर है। अब हम अगर हमको दिया गया है 273 केल्विन, बोलेंगे भैया इसको सेंटीग्रेड में बदल दीजिए, तो इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको 273 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हमको दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बोलेंगे भैया इसको 200 केल्विन में बदलिए, तो क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसको कुछ नहीं, एकदम सिंपल सोचिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। अगर केल्विन में दिया है तो 273 घटाएंगे, अगर सेंटीग्रेड में दिया है 273 जोड़ेंगे। इसको आप लिख लीजिए। आगे हम बदल के दिखाते हैं आपको। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है, बोलेंगे अरे भैया 273.15 केल्विन बोला छोड़ी, तो 15 में अब हम बोलेंगे सेंटीग्रेड में कितना है, यानी गलनांक यानी पिघलता कब है ये, तो पिघलता इसको क्या करेंगे 273 घटा देंगे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघलता है। समझ में आ रहा है। तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधा से एगो लाइन लिख लीजिए कहीं पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। अब बोलेंगे भैया इसको केल्विन से सेंटीग्रेड बदलो, तो क्या करना है, इसको 273 माइनस कर देंगे, आज इसको सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 273 जोड़ देंगे। अब आगे ये अगर हम आपको, चलिए आप लोग बदल के कमेंट में आंसर दीजिएगा कि हम दे दिए आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप केल्विन में बदल के दिखाइए, और आपको दे 473 केल्विन, आप इसको सेंटीग्रेड बदल के हमको दिखाइए, कमेंट में आंसर दीजिए आप। अब हम लोग देखते हैं गुप्त ऊष्मा सब क्या होता है, एग्जाम में आते हैं। ग्रुप डी वाले एनटीपीसी वाले और अच्छे से देखेंगे, और बिहार पुलिस वाले भी अच्छे से देखेंगे। अब देखिए किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। अब मान लेते हैं ठोस से द्रव में पिघल गया, अब पिघल तो गया, तो क्या टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं बढ़ा। तापमान याद रखिएगा दोनों में, इसे ऐसे लिखिएगा, ठोस से एगो फिगर बना दीजिएगा, ढक ऐसे, एगो बना दीजिएगा ऐसे, ठीक, ठोस पिघल गया, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या करिएगा 30 से हम कर दीजिएगा, ओके, ऐसे आपको याद अच्छे से होगा, ठीक है। तो ऐसे करने से अब आगे क्या हो, आगे कहोगे क्यों हुआ ऐसे, गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाता है, यही पूछ रहा है कि आगे ऊष्मा कहाँ गया जब टेम्परेचर सेम रहा। तो अब देखिए गलनांक पर, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है,
यानी कि यहाँ पे इसको आप नोट्स बनाइएगा, अगर नहीं है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, अपने बुक में अंडरलाइन करिएगा। गलनांक पर पहुंचने तक, यानी पूरा जब तक बर्फ पिघल नहीं जाता तब तक क्या होगा, तब तक तापमान नहीं बदलेगा। ठीक, जैसे बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। जैसे बीकर का मतलब नहीं, हम लोग ऊष्मा देते हैं किसी चीज में, तो ऐसा ही होता है, जब तक वो अपना अवस्था को नहीं बदल देता तब तक उसका तापमान नहीं बदलता है। जब अवस्था पूरी तरह हो जाता है तब आगे पढ़ते हैं हम लोग। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने की इस ऊष्मा का उपयोग होता है। समझिए, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके, जो आकर्षण बल है उसको वशीभूत करके उष्मा का प्रयोग कर देता है। ठीक है, ये जो आकर्षण बल है, यहीं पे इसका उष्मा उपयोग हो जाता है, जिससे टेम्परेचर बदलने नहीं देता है। पदार्थ की अवस्था को बदलने की इस उष्मा का उपयोग होता है, यही उष्मा का उपयोग अवस्था बदलने के लिए किया जाता है। समझ में ना, इसलिए टेम्परेचर नहीं बदलता है। अब आपको आगे दिखाते हैं हम लोग गुप्त उष्मा क्या होता है। तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए, हम पहले पढ़ चुके हैं, तापमान में नहीं बदलता है। इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। समझिए क्या करती है, यही जो आकर्षण बल बर्फ है इसको अवशोषित करते चल जाता है, तो अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, ये छुपा हुआ रहता है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। समझ में आ गया गुप्त उष्मा क्या होता है। जब ठोस से द्रव में पिघलता है, गलनांक बनता है, उस अवस्था में ये जो गलनांक की अवस्था में जो ये आकर्षण बल है, यही उष्मा को ले लेता है, इसीलिए गुप्त उष्मा छुप जाता है, टेम्परेचर उसका नहीं बदलता। यानी कि अगर हम कहेंगे, अगर ये बर्फ से अचानक ये द्रव में आ गया, यानी टेम्परेचर तो आज बदल जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता, यही टेम्परेचर रहता है, इसका मतलब यही गुप्त उष्मा है। और गुप्त उष्मा क्यों होता है हम बताते हैं, आप पढ़ते जाइए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो होगा वो हम बताते जाएंगे। अब देखिए, ये पॉइंट आपको ध्यान से रखिए। गुप्त उष्मा क्लियर हो गया। अब देखिए वायुमंडल क्या क्या आपको क्लियर हुआ। पहले तो केल्विन से सेंटीग्रेड बदलना, पदार्थ समझ गए, रिक्त स्थान समझ गए, विसरण समझ गए। आगे क्या समझे, आगे हम लोग ये गुप्त उष्मा समझे। अब देखेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, अब एग्जाम में ऐसे नहीं आता है बउआ, अब ऐसे नहीं पहले नहीं आता था। वायुमंडलीय दाब को 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। इसको आप बढ़िया से कॉपी में बना के लिखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं भड़का देगा और आप मार के आइएगा रसगुल्ला। याद रखिए, फिर से पढ़िए, जो जो बता रहे हैं उसको आप लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, तब याद होगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को, ऐसे लिखिएगा, वायुमंडलीय दाब लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा 1 kg ठोस, ऐसे डेस्क बना लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, हाँ, जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। समझ गए गुप्त और प्रसुप्त उष्मा के दोनों के लिए। अब देखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पर जल के कणों की, हम बताए थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, इसीलिए इसको ब्रैकेट में दे दिए। इससे बदलने के लिए केल्विन में 273 जोड़ेंगे, इससे 273 घटाएंगे सेंटीग्रेड बदलने के लिए। जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती। अब सुनिए, अर्थात ये प्रसुप्त उष्मा हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी टेम्परेचर पर बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही ये बर्फ है, ये जल है, ये प्रसुप्त उष्मा के बारे में बताए थे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। लेकिन जल के कणों की गति की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा, क्योंकि टेम्परेचर बदलता नहीं है, तो याद रखिए जल के कणों की ऊर्जा अधिक होती है बर्फ की तुलना में। ठीक है, तो गैस में जल से अधिक होता है। ठीक है, जब हम जल की उसमें ऊर्जा देते हैं, ऐसे आप डैश बना के लिखिएगा, बर्फ, उसकी इसमें कम होता है जल, फिर इसमें ज्यादा होता है गैस, इस तरह बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब होता है ना, जब हम जल की उसमें ऊर्जा देते हैं, जब जल में, अब हम गैस में, अब अगला पार्ट चलेंगे। जब जल में उसी ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। ठीक, ये बता दिए था, उसमें ऊर्जा देते हैं कण गति करते हैं। एक निश्चित तापमान में पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़ देते हैं। जैसे बर्फ आकर्षण बल तोड़ता है, जल बनता है, उसी तरह जल भी एक आकर्षण बल अपना तोड़, आकर्षण बल मतलब अट्रैक्शन फोर्स, तभी आपस में सटा हुआ है ये। ठीक है, तो ये भी तोड़ता है, जिसे जिसे उसे क्या कहते हैं, तापमान। देखिए समझिए, स्वतंत्र हो जाते हैं, द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है।
वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। हम आपको बताए थे आपका गलनांक के बारे में। निम्नतम ताप जिस पे ठोस द्रव में बदलता है, यहाँ पे क्या है, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक के गुण देखिए अब आगे। अब आप देखिए 373 केल्विन। अब अगर 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कैसे इसको से बदलें, हम बताए ना 273 घटाएंगे तो 273 घटाएगा तो 100 पहुंच जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल हमारा खौलता है। ठीक, हम लोग को पता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो 273 प्लस 100 ये सब बता दिए हैं, आप लोग क्लियर हो गए। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? आप देखते हैं संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया गया है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर टेम्परेचर नहीं बदलता है, पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। हम शुरू से बोल रहे हैं टेम्परेचर नहीं बदलता है, चाहे ठोस से द्रव में बदले या द्रव से गैस में बदले, टेम्परेचर सेम रहता है। उसकी क्या होता है, पानी की कणों ऊर्जा अधिक, क्योंकि गतिज दिया टेम्परेचर हुआ तो जैसे ही उसमें हम लोग ऊर्जा दिए तो वो गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसे क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ठोस से द्रव में बदलना है ना, और द्रव से गैस में बदलना। देखिए दोनों ऊष्मा दिया, और गैस से जब द्रव अवस्था बदलता शीतलता, और द्रव से ठोस में शीतलता महसूस होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, तापमान बदलकर। आगे हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा ऊर्ध्वपातन के बारे में जानते हैं। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, याद रखिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जो ठोस से द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो याद रखिए अमोनियम क्लोराइड, इसको आप ध्यान में लिख लीजिए। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, आगे ये है देखिए ऊर्ध्वपातन में गैस सीधे ठोस से सॉरी ऊर्ध्वपातन में जैसे ठोस से सीधे गैस में बदलता है, ये आप लोग इसके बारे में कभी नहीं जानते होंगे। अगर आपको एग्जाम में सीधा दे दिया सीधा ठोस बनता है जो गैस से, गैस से सीधा ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। आप इसको एकदम VBI कह के लिख लीजिए कहीं पे, ठोस से द्रव सीधा गैस ऊर्ध्वपातन, लेकिन गैस से सीधा ठोस निक्षेपण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए प्रक्रिया दिया हुआ है, ठोस का संगलन द्रव, द्रव का वाष्पीकरण गैस, गैस का संघनन, गैस संघनन होकर द्रव बनता है, द्रव का जमने से बर्फ बनता है, लेकिन गैस से सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण, और ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। इस डायग्राम को बना लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये क्वेश्चन NTPC में लगभग 2 4 5 शिफ्ट में पूछे गए थे, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। अब देखिए घटक कणों, हम जानते हैं घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों में भिन्न अवस्थाएं में अंतर होता है। हम पहले ही बोले थे ठोस द्रव गैस, इसमें रिक्त स्थान होता है, यही होता है कणों में अंतर। इसमें रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता है यानी सटा हुआ रहता है। इसमें रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, इसीलिए विषय अंदर इसमें अधिक होता है, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दाब बढ़ाकर हम लोग पदार्थ के कण जो है दूर दूर है उसको समीप लाते